अगेन लेटेस्ट स्टार्ट। आज जो है प्रॉपर यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पीवाईक्यू मैराथन के रूप में हम लोग जो है देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड जो हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से खास तौर पे जो प्रीवियस ईयर पेपर का किस तरीके से हम लोग एंकरिंग करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, जिसका मुझे खास तौर पे एग्जाम में खासा इसका लाभ होने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज हम लोग को देखने की आज प्रयास करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा एक दो सेकंड में। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर वे में आपको नॉलेज विथ ट्रिक्स सारे चीज के प्रक्रिया के अनुसार क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सभी लोग प्रश्न का जवाब जो है प्रॉपर वे में प्रश्न का जवाब देते रहेंगे। अगेन स्टार्ट। चलिए हम चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं सभी को कि ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी का 2023 का पेपर है। ठीक है, आपको इन प्रश्नों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि क्या सच में किस तरीके से मुझे जो है अपने वर्क करना चाहिए। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या कहता है कि सारभूत रूप से विधि की समग्र प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, तो जी देखिए, जैसे मान लिया जाए कि विधि की प्रक्रिया, आप लोगों ने सभी लोग आंसर सोच लिया होगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए जब हम इसका आंसर करने के लिए कोशिश करते हैं तो सबसे पहला ध्यान रखते हैं कि क्या जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन कहता है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। नैसर्गिक न्याय का मतलब नेचुरल की बात हो रही है। किसका बात हो रही है? नेचुरल की बात हो रही है, यानी प्राकृतिक की बात हो रही है। ठीक है, प्राकृतिक की बात हो रही है। तो जब प्राकृतिक की बात हो रहा है ना, तो ध्यान रखना है कि ये खास तौर पे तब बात आती है नेचुरल जस्टिस का बात, जब आता है आर्टिकल्स 21 का। क्या आता है? आर्टिकल्स 21 का, जो सस्पेंड नहीं होता। दूसरा आता है कि विधि द्वारा, अब ये आता है डी ऑप्शन। देखिए तो ये तो आपका नहीं होगा ये। अब सबसे पहले दूसरी बात ये आता है कि विधि का समग्र प्रक्रिया जो है ये आपको आर्टिकल्स 14 है। क्या है? अनुच्छेद 14 है, जो आप जानते हैं कि समता का अधिकार है। जो समता का अधिकार की बात होती है, समता का अधिकार जो होता है, इसके अंतर्गत हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 हो गया। तो जब विधि के समक्ष समता है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो विधि के समक्ष है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या है? ये 14 जो है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करिए। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटिश से, लिया गया यूके से लिया गया। ठीक है, तो ये आप तो जानते नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, जो सम्यक ड्यू प्रोसेस लॉ है, इंग्लिश इंग्लिश देखेंगे इसको तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जब आप ध्यान करेंगे तो इसमें आता है कि एक बात है कि ये आपका कैंसिल हो गया और ये कट गया, बचता है बी और सी। तो बी और सी में बेसिकली क्या है? विधि द्वारा स्थापित पद्धति और विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। तो विधि के निष्पक्ष यानी फेयर एप्लीकेशन की बात हो रही है। क्या हो रही है? फेयर एप्लीकेशन की बात हो रही है। ठीक है, निष्पक्ष कोई भी चीज अगर हो तो फेयर एप्लीकेशन का हम लोग बात करते हैं। अब बात आता है तो ये विधि द्वारा स्थापित। अब दो चीज आता है इसमें, गौर कीजिएगा। दो चीज क्या आता है इसमें? एक तो आपने देखा कि विधि के समक्ष समता की बात हो रही है। दूसरा आपने क्या देखा कि एक होता है विधि के समान संरक्षण। जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विधि की जो है समान संरक्षण। क्या है? समान संरक्षण। ये कहां से लिया गया है? ये आपसे ज्यादा के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखें सम्यक का बात, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चलते हम आगे, हम आगे बताइए इसका क्या होगा। हाँ, इस प्रश्न का जवाब देखिए, आप लोग पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। कथन एक कहता है, कथन कहता है कि भारत में जो दैनंदिन जेल प्रशासन है, सबसे पहला आप पॉइंट आउट कीजिए जेल प्रशासन को। क्या करना है? जेल प्रशासन को करना है, जेल प्रशासन के लिए। उसके बाद आता है जेलों के अनुरक्षण। जेलों के अनुरक्षण राज्य सरकार ने अपने नियमों और विनियमों से करती है। बिल्कुल। अच्छा, सभी लोगों को पता है कि जो जेल प्रशासन है भारत में खासतौर पे, वो किसके अंतर्गत आता है?
राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी बात मैं सभी को बता देता हूँ, जो भी क्लासेस में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपको डाउट लगे किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे, तो आप क्या करना है कि क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, अपना म्यूट हटा करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। ठीक है ना, सभी लोग अगर जो भी डाउट लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी आपको लगेगा तो। चलते हैं हम अपने आगे चलते हैं। साथ ही जो भी प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं ना, आप प्रयास कीजिएगा कि उस प्रश्न का जवाब जो है बेसिकली, वो प्रश्न का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देने का, क्योंकि इससे क्या होगा कि आज आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करेंगे, खास तौर पे सिविल सर्विसेज में, तो आपके जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है, वो प्रश्न पूछने का पैटर्न यूं कहें कि यूपीएससी जैसे एग्जाम का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको वहां से रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप निश्चित होकर के जो है इस तरीके से काम करेंगे। चलते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर। तो ये तो आप सब आपका सही हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसका दूसरा विकल्प पढ़िए। दूसरा विकल्प क्या कहता है कथन, कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विशिष्ट स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। अब बात आता है क्या, यहां पर देखिए प्रांतीय सरकार, अब देखेंगे यूपीएससी के आईएएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो है आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। इस प्रीवियस ईयर में यहां पर प्रांतीय सरकार की जगह राज्य सरकार करके जो है ऑप्शन बना है, अब वहां पर वो सही लिया गया है। तो अगर मान लिया जाए, दो बात आती है कि अगर प्रांतीय सरकार को अगर यूपीएससी अगर ये राज्य सरकार के रूप में लेती है, तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इस आधार पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक सही है और किंतु दो गलत है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर आप लोग को स्पष्ट रूप से समझते चलना है और कुछ देखते चलना है जहां पर भी नोट्स की जरूरत महसूस हो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको प्रश्न को आप इसको बनाइए, आप लोग पहले समीम साहब जहां भी दिक्कत हो आप लोग प्रश्न डाउट कीजिएगा कि सर यहां समझ में नहीं आया। विपिन जी आपको जहां दिक्कत हो बोलिएगा, विवेक सभी को, एवरीवन। आवाज जा रही है ना, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। चलो इसका आंसर करते हैं। अब बात आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान, क्या है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य प्रयोजन, मेन ऑब्जेक्टिव्स के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात आती है तो यहां पर ऑप्शन पढ़ते हैं, यह आवश्यक के विधियों के निर्माण के उद्देश्य से क्या निर्धारण करता है। एक बात और मैं बता रहा हूं, देखिए जब हम लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर को क्या क्या महत्व होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये प्रश्न जिन्होंने भी एक अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स को किया होगा ना, वो आसानी से आंसर कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आप जानते हैं कि एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या होगी, कुल मिलाकर के क्या होगा, कुल जो संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगा। क्या होगा? 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है, अधिक नहीं होगा। अब जब ये बात आता है इसका मतलब क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है, सीमित करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं इसमें, ये तो जानते हैं कि विधि की ये नहीं है, राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी एक आपके प्रति दायित्व की बोध करवाता है, ठीक है। अब सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है, बिल्कुल सही है, और सीमाबद्ध करता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, जो मैंने अभी आपको क्या कहा, लिमिट को लेकर के जो बात कही, अब यही चीज है यहाँ पे। आपने क्या देखा प्रश्न में, जो सीमाबद्ध की बात जो किया गया यहाँ पे और संविधान की जो बात किया गया, इस प्रश्न में यही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग इसका देखिए करते चलिए, आपको बहुत आसानी तरीके से लगेगा कि सवाल बहुत इजीली तरीके से बन रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव की जरूरत है नहीं। जहां भी लगेगा कि आपको एक बेहतर जो क्या होना चाहिए प्रश्न बनाने का तरीका, वो भी मैं आपको लगेगा तो मैं बताते चलूंगा, ठीक है। अब बात क्या आता है,
अब ये देखिए प्रश्न को। हाँ, इस प्रश्न को देखिए। क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन, फिर संविधान संशोधन के बारे में कि व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या, क्या कहता है, मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। अब इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा जवाब? एनीवन जवाब दे सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई आइडिया? पहला संशोधन, 42वां, 44वां और 86? क्या जवाब इसमें बन रहा है कि नहीं को? चलिए मैं बताता हूं। समीम साहब आप कुछ बोलते नहीं है, जवाब दीजिए कुछ प्रश्न का अगर लग रहा है तो। मूल अधिकार के न्यायिक व्याख्या को, आप म्यूट हैं। चलिए, बहुत इजी प्रकृति के प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम बता रहे हैं। आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज कट कट के आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि आवाज बहुत परफेक्ट महसूस कर रहे होंगे। यहाँ देखिए, ये कहता है पहला संशोधन। आप जानते हैं सभी लोग कि पहला संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? खासतौर पे ये लैंड से जुड़ा हुआ है। जो आप जानते हैं कि भूमि हस्तांतरण की जो बात की, काश्तकारी अधिनियम से जो रिलेटेड था, खासतौर पे भारत की आजादी के जो बाद प्रथम हुआ था, ये लैंड से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आता है 86। 86 के बारे में आपको पता है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा, क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ये पढ़ने के बारे में जो बात कही गई थी। अब ये नहीं होगा। अब यहाँ मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं तो 44वां, 42वां सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये मेन यही चीज है। और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें ऐड ऑन किया गया, उसी को बाद में 44वां में क्या कर दिया गया? 44वां में कुछ चीज को कटेल कर दिया गया, कम किया गया। यही चीज इसका क्या होगा? मेन 42वां होगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 42 होगा। ओके, चलिए डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अब इसको देखिए, ये तो बहुत इजी प्रश्न, प्रकृति के प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित संगठन निकायों पर विचार करना है और बताना है क्या कि संवैधानिक निकाय कौन सा है। क्या बताना है? संवैधानिक। प्रश्न को सॉल्व करते समय भी आप लोग यही ध्यान रखना है कि इसमें मतलब ई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है, संवैधानिक निकाय कौन सा है। अब देखिए, इसमें जो बात आता है, आप लोग जो सामान्य स्तर पे आप लोग जानते होंगे, इसमें कौन सा है? आप जानते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको पता होगा कि आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स 338 बी के माध्यम से जो है इसको संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। साथ में अगर अमेंडमेंट की बात किया जाए तो इसी के बारे में आपको पता है कि 102nd जो है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक्ट के माध्यम से इन चीजों को दे दिया गया। तो एक तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न में अगर देखा जाए, एक तो आपका क्या कहते हैं कि संवैधानिक हो गया। मानवाधिकार आपको पता है कि ये 1991 का है, एक्ट है, जिसके माध्यम से बनाया गया था। ये अभी नहीं बना है। विधि आयोग के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी क्या है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए, तो अगर इस तरीके से देखें तो सिर्फ एक आंसर होगा, 3 कट गया आपका, ये केवल एक आंसर होगा फाइनल। ओके, चलते हैं आगे। अब इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये तो शायद इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी देखिए कि इसमें क्या होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्या कहता है? यदि, पहला विकल्प पढ़िए, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित, यहां देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद पर कर्तव्यों का के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। अब हम इसके बारे में जो है ना, आपको हम बताते हैं कि इसको कैसे करना, कैसे सोचना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई बात है तो उस चीज को समझिए। उसके बारे में क्या बात कही गई है
कि अगर मान लिया जाए निर्वाचन हुआ उनका और उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया, ये बोला गया कि ये जो है चीज़ें निर्वाचन हुआ था, वो किसी न किसी माध्यम से गलत तरीके से हुआ था। तो आखिर अगर निर्वाचन जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर दिया, तो अगर राष्ट्रपति साहब के द्वारा कोई कृत्य किया गया, कोई मतलब जो संवैधानिक निर्णय लिया गया, उस निर्णय को क्या कर दिया गया, अविधि मान्य हो सकता है। ये बात कही गई है। तो अब बात आता है कि जितने भी निर्णय वो करेंगे, अपने पद पर रहते हुए, वो विधि मान्य होगा। यानी क्या? जो आप जो समझ रहे हैं इस प्रश्न को, ये प्रश्न में क्या हो रहा है? इस प्रश्न में आप जब देखेंगे, तो इस प्रश्न में मेन समझना है कि आखिर इन चीज़ों को कैसे समझना है। इसमें समझने के लिए है कि ये हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा विकल्प क्या कहता है? दूसरा विकल्प देखिए, कि दूसरा विकल्प कहता है कि भारत के जो है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, भारत के एक प्रश्न गलती हो गया, अविधि मान्य नहीं होगा, बल्कि विधि मान्य हो जाएगा, यानी लागू होगा। ठीक है? आपका दूसरा प्रश्न विकल्प क्या कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कि इस आधार पर मुलतवी किया जाता है। किस आधार पे? इस आधार पे मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है। क्या हो गई है? विघटित हो गई है, तो उनके निर्वाचन अभी शेष क्या है? उसके निर्वाचन जो है अभी शेष होने हैं। ठीक है? तो अब बात आता है क्या कि इस बात को अब देखिए, अब इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है, मैं सभी से पूछ रहा हूं, इवन आपको जो होगा आप अपने विवेक से बताइएगा, इस प्रश्न में आपको देख के सोच के बताइएगा। मान लिया सपोज कि एक राज्य भारत है, भारत में बिहार है। बिहार में क्या हुआ है कि वहां पर जो है सो किसी कारणवश विधानसभा विघटित है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव को एक राज्य की विधानसभा विघटित होने के कारण क्या रोक दिया जाना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए ना? वही बात इस प्रश्न में दूसरा विकल्प कहता है कि अगर मान लिया जाए कोई राज्य है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी किसकी भूमिका है। आप जानते हैं कि जो निर्वाचित होते हैं, सभी राज्य जहां पर विधानसभा है, और जो खास तौर पे जो एमपीज होते हैं, उनकी सहभागिता होती है। तो अब यही कहता है, क्या रोक देना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। अब देखिए अपने प्रश्न पे आप आइए। नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल सर नहीं रोकना चाहिए। अब हम आते हैं उस पे। तो ये इस आधार पे भी ये क्या हो गया? गलत हो गया। दो आप विकल्प गलत कर चुके हैं। तीसरा पढ़िए, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर, मान लिया जाए कोई विधेयक है जो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाने पर, संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। आप बताइए सभी लोग कि क्या लगता है कि राष्ट्रपति साहब क्या किसी विधेयक को बाउंडेड है कि सारे क्या कहते हैं बिल को जो है एक एक्ट बनना ही चाहिए, जरूरी है? ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कई सारे ऐसे बिल हैं, दो तीन बिल तो आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस एक्ट से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस एक्ट से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस एक्ट से रिलेटेड आपको पता है कि ये बिल को क्या कर लिया गया था, राष्ट्रपति महोदय ने अपने पॉकेट बिल के आधार पे अपने जेब में रख लिए थे। इस पर कोई जवाब उन्होंने क्या किया? नहीं दिया। ये भी गलत हो गया। ये सारे चीज का जवाब ना मैं मानता हूं कि आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में, वहां से आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगा। एक भी जवाब नहीं है कि वहां नहीं है। इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी इसमें कोई नहीं सही है। और आप याद रखिए कि जिस किसी भी आपकी एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए बहुत खासा महत्व रखता है कि ये आप इस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए, अब इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए सर, अब ये देखिए, मैं मानता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन आप अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आपके लिए बहुत इजी प्रकृति का होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का। भारतीय संसद में, इंडियन जो पार्लियामेंट में वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक और धन विधेयक, दो विधेयक है ना? वित्त विधेयक और धन विधेयक सभी लोग पढ़े होंगे आई थिंक। अब इसको जवाब देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। कहता है कि किस किस स्तर पे अंतर के बारे में बात कर रहा है। आप सबसे पहली बात आप जानते हैं धन विधेयक के बारे में, आप वित्त विधेयक के बारे में, जो आर्टिकल से अगर अनुच्छेद के स्तर में देखा जाए तो आपको पता है कि अनुच्छेद 117 है, और ये अनुच्छेद कितना है?
110 है। ओके, चलिए आगे चलते हैं सर। पढ़िए आप एक बार। जब लोकसभा यानी लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा उस विधेयक को किसको भेज रही है? वित्त विधेयक को। बिल्कुल। जब वित्त विधेयक को, आप जानते हैं कि वित्त विधेयक पर अधिकार लोकसभा राज्यसभा का किसका है? दोनों का है। किसका है? दोनों का है। इसीलिए वो संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलते हैं, इसी बताएंगे कि धन विधेयक पर क्या होगा। सो दूसरा पढ़िए आप लोग। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। बिल्कुल सही है सर। सही है सर। बिल्कुल सही है। उस पर धन विधेयक को वो नहीं रोक सकता। धन विधेयक, हाँ यही चीज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? बोलिए। क्या इसके हाँ दो सही है। समीम साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप। जी जी बिल्कुल यही कहे, धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकती। हाँ दो चीज है, आप समझिए पॉइंट को। वित्त विधेयक पर आपको पता है कि दोनों का अधिकार है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का है। इस आधार पे क्या हो गया कि पहला आपका सही हो जाता है। दूसरा कहता है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में आपको पता है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद लोकसभा का पूर्ण अधिकार किस पर है? धन विधेयक पर है, जिसको मनी बिल बोलते हैं। इस आधार पे क्या हो गया आपका? दोनों सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आप आगे देखिए, आप आगे देखिए क्या तीसरा विकल्प क्या कहता है आपका। तीसरा कहता है सर, आप ये तो उसी दिन शायद हम समीम साहब आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, संयुक्त बैठक वाला, कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति अगर मान लिया जाए, हो गया असहमति, तो धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है। उस दिन भी याद होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको। ये भी सही हो गया। लग रहा है ना कि इंडियन पॉलिटी का, चाहे आईएएस का क्वेश्चन हो, किसी भी स्तर का क्वेश्चन हो, स्टेट पीसीएस का हो, बनाया जा सकता है अगर आप पढ़े हैं तो। इस आधार पे क्या हो गया आपका? तीनों का तीनों फाइनल आंसर सही हो गया। चलिए सर आगे चलते हैं। अब देखेंगे ना, बहुत तरीके से बना सकते हैं आप, थोड़े से अगर चीजों को पढ़ा जाए अच्छे से। बताइए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय परारक्षित यानी कम्युनिटी रिजर्व, ये बात हो रही है कम्युनिटी रिजर्व का, कम्युनिटी रिजर्व का, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व अधिसूचित कर देती है तो अब देखिए, तो पहला क्या कहता है कि राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक पदाधिकारी बन जाता है। जो राज्य का जो मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है, ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाता है? वन का नियंत्रक पदाधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल लग रहा है सही है। नेक्स्ट पढ़िए। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। बिल्कुल सही। आपको पता है कि आप जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय उद्यान और वर्सेस वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। अब दोनों में अंतर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बेसिक अंतर क्या है, तब जाकर के आपको बहुत इजीली तरीके से, तो इसका अनुमति नहीं होती है। बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनों उत्पाद के जो संग्रह करने की अनुमति होती है। नहीं, आपको मैंने बताया था, जब ये कम्युनिटी रिजर्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुमति की नहीं होती है। नहीं है तो ये अब कट कर दीजिए आप। नेक्स्ट पढ़िए आप। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथा, सबसे पहली बात आप सोच के देखिए, सभी लोग सोच के देखिए, इस प्रश्न पर सोचिए थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है कि अगर मान लिया जाए कि कम्युनिटी रिजर्व गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। तो क्या कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर होने के बाद क्या उस पर जो है, आप सोच के देखिए कि क्या कृषि प्रथा हो सकती? जब व्यक्ति जाने की आजादी नहीं है तो कृषि कैसे कर लेगा? ठीक है, तो यही चीज है, आपको वो भी गलत लग गया। ठीक है, पारंपरिक कृषि है सर। हाँ हाँ बोलिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं। क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। हाँ तो अनुमति तो होना चाहिए। देखिए,
मैंने क्या बोला? 2 चीज़ मैंने बताई आपको। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान जी। हाँ, उसमें जब देखेंगे ना तो राष्ट्रीय उद्यान का जो कवरिंग क्षेत्र होता है, कोर एरिया होता है, उसमें किसी को जाने की आज़ादी नहीं दी जाती है। जैसे आपके यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में, जैसे मान लिया जाए कि बिहार है, तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो है, बेसिक तौर पे आप सोच के देखिए कौन है? कौन-सा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है? ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको वो प्रश्न पे भी आएँगे ना, तो हम आपको अच्छे से बताएँगे कि किस तरीके से इसका हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम उस पर भी हम आपको ज़िक्र करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये आपका कृषि नहीं होगा। इस आधार पे 2 प्रश्न क्या हो गए आपके? सही हो गए और 2 गलत हो गए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया। केवल 2 आंसर हो जाएगा। केवल 2। चलिए, अब हम आगे और चलते हैं। अब आगे इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये भी आपको लगेगा कि हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? आपको सारे पेपर दिखाएँगे। आप इत्मीनान से अपना जो है ना ध्यान गड़ाए रखिए और देखते रहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपसे क्या नहीं बनने वाला है और क्या बनने वाला है। आपको खुद में लगेगा कि सर हम बना ले जाएँगे अब। ये चीज़ देखिए। इस प्रश्न को देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात हो रही है। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में बात करना है आपको। कहता है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे? यानी राज्य के भीतर राष्ट्रपति साहब चाहते हैं तो किसी क्षेत्र को वो शेड्यूल एरिया में रख सकता है। जैसे मान लिया जाए एसटी के बारे में बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात हो रही है। दूसरा पढ़िए। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों को क्या कर दिया गया है? गांव के समूह को बनाया गया है। ठीक है। मान लिया जाए कि अगर अगर किसी देखा जाए तो किसी जिले का सबसे बड़ा केंद्र क्या हो सकता है? किसी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जिला होता है और छोटा गांव का जिला समूह होता होता है। है। ये भी सही है। तीसरा देखिए, आपको अंतर नजर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग स्मार्ट गेस कीजिए। तीसरे विकल्प में कुछ ऐसा चीज दिया है कि आप इसको गलती कर सकते हैं। देखिए, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। क्या कुछ गलती नजर आया? क्या बताओ विवेक, बताओ विवेक, कुछ नजर आया आपको? तो के प्रशासन के विषय में केंद्र मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन है सर। आपने इस पॉइंट्स में कोई क्लू है। सभी लोग पॉइंट्स और देखिए। आप लोग एक चीज है जो यहाँ पर आप लोगों को जवाब मिल सकता था। एक चीज है यहाँ, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री और पहला विकल्प में जाके देखिए वहां राष्ट्रपति लिखा हुआ है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। ये सर मुख्यमंत्री हाँ सर। जब अगर मान लिया जाए, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति। एक मिनट सर, एक मिनट, आप सोचिए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे जो काम राष्ट्रपति करते हैं वो राज्य के लेवल पे उसके प्रतिनियुक्ति के रूप में राज्यपाल करते हैं। समझ में आया? गलती कहाँ है? क्या मिसमैच किया गया है आपके साथ? नहीं सर। समीम साहब, लगता है आप लग, ये जो है आप लगता है चिंतित हो गए, आप नहीं समझ पाए। ये देखिए, असल जो है सर, हाँ, तो इसमें जो ये मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन। सुनिए तो वो तो केंद्रीय गृह मंत्री को तो अपना दे सकता है सर। सुनिए, पहला प्रश्न पढ़िए, पहला देखिए, पहला विकल्प। कोई बात नहीं, आराम से। यहाँ पर क्या है? पहला तो ये राष्ट्रपति का है, पहला राष्ट्रपति है, वो उस क्षेत्र को घोषित कर देगा। सकता है आप सोचिए, SC के रूप में। नहीं राज्य में लेकिन ये प्रतिवेदन हाँ, जो है बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए ना, राज्य में ये काम उनके बदले में कौन कर सकता है? राज्य में तो ये राज्यपाल कर सकता है। बस यही चीज है, बस यही अंतर किया है सर। यही तो अंतर किया है जो आपको ये फंसाना चाह रहा है। यही मुख्यमंत्री की जगह क्या होना चाहिए था? राज्यपाल होना चाहिए। राज्यपाल होना चाहिए। बस हो गया। क्या ये प्रतिवेदन मुख्यमंत्री नहीं दे सकता? नहीं, जैसे सोच के देखिए ना, अगर मान लिया जाए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है तो प्रतिवेदन कौन देता है? राज्यपाल देता है। राज्यपाल देता है। ठीक, बस यही चीज है। ठीक है, तो यही इसी आधार पर 3 गलती हो गया आपका।
जब 3 गलती हो गया, आपने इसको क्या किया हुआ है, 2 सही किया हुआ है, 30,000 पे 2 आंसर हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, पढ़िए। विवेक म्यूट कर लीजिएगा। कहता कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 सब क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 16 का संबंध आरक्षण नीति से जुड़ा हुआ है, आप सभी को पता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा पर ये विकल्प कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को पद को परिभाषित करता है। पहली बात, ये जो परिभाषित शब्द है ना, डिफाइन करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये डिफाइन करने वाला कई चीज आप सोच के देखो, कॉमन सोच के सभी लोग देखिए। अगर मान लिया जाए जिस समय संविधान बनाया गया, जिस समय संविधान को बनाया गया, आप सोच के देखिए, संविधान को बनाया गया, क्या लगता है कि उस समय जो है, उस समय अगर सारे पद को संविधान में, संविधान बनाने वाले जो लोग थे, सभी पद को अगर व्याख्या करते, तो क्या ये बुक्स कितनी मोटी हो सकती थी? सभी पद को व्याख्या किया जाना संभव था? नहीं संभव था। तो इसी प्रश्न को यही चीज दिखाया गया। अगर मान लिया जाए कहीं डिफाइन की बात है, तो वर्तमान में समय के साथ क्या होता चला गया, डिफाइन करते चला गया, या कुछ चीजों को लगा कि उसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको व्याख्या किया, हाँ व्याख्या किया जाएगा, तो व्याख्या के लिए छोड़ा गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट, इसी को समझिए। अब क्या कहता है कि आप जब ये समझ लिए कि डिफाइन नहीं करेगा, तो ऑप्शन तो आपका निकल गया, एक सही है 2 गलत है, एक सही और क्या है 2 गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका निकल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप कहेंगे सर ये प्रश्न कैसा है? चलिए, हम चाहते हैं कि ये तो आपके जो भी प्रश्न थे कहां से थे, 2023 के थे पेपर, जो आपके यूपीएससी में पेपर आया हुआ था, यूपीएससी आईएएस का पेपर, ठीक है, प्रीलिम्स का। अब हम चाहते हैं आपको कि एक पेपर ये दिखाइए, देखिए आप लोग ये पेपर देखिए, ये प्रॉपर मैं बता दूं आपको, ये 2000 जो है आपको 22 का पेपर है यूपीएससी का। आराम से इत्मीनान से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है किसी भी प्रश्न को लेकर के कि सर ये पेपर में, आप लोग ये मान के ही नहीं चलना है कि ये पेपर किसका है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये मान के चलेंगे तब जाकर के आपकी चीजें आपको लगेगा कि हाँ बनने लायक प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न पढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन, एच एन सान्याल समिति क्या कहता है प्रश्न में, पढ़िए, पहले प्रश्न को आप लोग आराम से पढ़िए। एच एन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना, जो न्यायालय की अवमानना के बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है, न्यायालय की अवमानना के बारे में बात हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात हो रही है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल लग रहा है कि चलो किया हो गया होगा, तो किया गया है, ठीक है, तो ये आपका चीजें बन रहा है सही। दूसरा विकल्प पढ़ते हैं, भारत के संविधान उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है सर। आपको पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यानी एक अपमान की नजर से कोई भी शब्द या कोई भी चीजें नहीं कर सकते, कृत्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो है एक जो एडवोकेट थे, सुप्रीम जो सीनियर एडवोकेट थे, उनको 1 रुपए का जो है उनको लगाया गया था, ये अवमानना का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए आपको दंड देने की शक्ति उनके पास है, 2 भी सही है। नेक्स्ट पढ़ के देखिए आप क्या लिखा है कि तीसरा पढ़िए, भारत के संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। फिर मैं बता दिया आपको, अभी जस्ट मैं बताया क्या हूं, जहां भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में खास तौर पे उस समय को सोचिएगा, वर्तमान में नहीं सोचना है, डिफाइन शब्द अगर आए तो आपको रुकना है कि क्या उस समय जो 19 जब बनाया जा रहा था, 19 यानी अगर 49 की बात किया जाए, क्या उस दौरान जो है
क्या डिफाइन किया गया था इतने सारे शब्दों को? सिविल अवमानना ये होता है, आपराधिक अवमानना ये होता है, नहीं किया गया, 3 गलत हो गया। जब 3 गलत हो रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को और तरीके से देखिए। ठीक है? तो आप इसमें और समझ में आ जाएगा कि क्या इस प्रश्न की डिमांड कह रही है। 1 मिनट। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, भारत में न्यायालय की सॉरी, अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए किसके पास शक्ति है? आप जानते हैं कि जितने भी हमारे देश में कानून बनता है, कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद बनाता है। तो इस आधार पे 3 अगर मान लिया जाए गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो कट गया। क्या बन रहा है? 1, 2, 4 सही हो गया, फाइनल। 1, 2, 4। ठीक है, बस आप लोग समझ में आ रही है चीजें, बस ऐसे ही ज्यादा घबरा करके नहीं, चीजों को समझ करके आंसर करने की कोशिश करनी है। अब ये पढ़िए, 12 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न को पढ़िए आप लोग, और जवाब सोचने की कोशिश कीजिए प्रश्न में कि क्या कह रहा है। सरकारी सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। अब बात आता है कि क्या सामान्य स्तर पर इतने नॉलेज, इतने ज्ञान आप लेके एग्जाम में जाएंगे? हो सकता है मे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब हम अगर इन चीजों को देखते हैं, तो इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको पता है इसमें क्या किया गया है कि जो खासतौर पे ये जो मान्यता से बाहर की बात हो रही है, ये बाहर नहीं बल्कि शामिल किया गया। क्या किया गया है? शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो भी एडवोकेट है, खासतौर पे एडवोकेट जो भी है, उसको मान्यता से बाहर नहीं बल्कि शामिल कर दिया गया है। तो ये आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया। जब आप इसमें देखेंगे एक गलत है, तो दूसरा पढ़िए क्या है कि विधिक, जो विधिक परिषद है, बार बार काउंसिल है, आप जानते हैं बार काउंसिल के बारे में, हर एक अपनी अपनी जगह बार काउंसिल होता है, जो खास तौर पे जहां से एडवोकेट लोग जो होते हैं अपने सर्टिफिकेशन को, चीजों को लेकर के वहां से जुड़ते रहते हैं। तो बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि विश्वविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। बिल्कुल आपको पता है कि एक जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनका एक अपना बार काउंसिल होता है, वहां से सारी चीजें, प्रक्रिया, नियम बनाने की चलती रहती है। तो ये आपका सही हो गया। इस आधार पे एक गलत और एक सही, तो क्या हो जाएगा आपका? और आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, ये भी आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, इस प्रश्न को और बनाइए, फिर देखिए कि क्या इस प्रश्न में क्या आपको लग रहा है। हाँ, ये प्रश्न को देखिए, 13 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न शायद आप अभी जस्ट मैं बातचीत किया हूं, तो आप लोग कर लेंगे। करो, क्या कहता है, किसी संविधान संशोधन, फिर कहता है वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। पढ़िए और सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए आप लोग के अनुसार। आप लोग को पता है कि संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश कहाँ लगता है? वो अभी जस्ट मैं बताया हूं ना, ये मनी बिल में लगता है, यानी धन विधेयक में लगता है। कहाँ लगता है? धन विधेयक में लगता है। ये संविधान संशोधन विधेयक में नहीं लगते, क्योंकि पता है संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों की समान भूमिका होती है। क्या होती है? दोनों की समान भूमिका होती है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन इस तरीके से आपके गलत बन रहे हैं। उसके बाद पढ़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक बात और देखिए इसमें, अगर मान लिया जाए इस तरीके से अगर पहला ऑप्शन आपके हो रहे हैं गलत, तो दूसरा पढ़िए, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दे। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या किया है? पास कर दिया है, तो उनके लिए वो बाउंडेड हो जाते हैं राष्ट्रपति साहब कि उनको अनुमति देनी होती है। तो पहला सही है, ये आप सामान्य बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, तीसरा पढ़िए,
संविधान संशोधन बिल। दूसरा तो सही ना हो गया सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल दूसरा सही है सर। ये तीसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और अच्छा, राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। देखिए यहां पे आपको मैंने क्या बोला था कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां कहां होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान बेसिकली आपको याद होगा, जो मैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ था अच्छे से। ठीक है, तो अब वहां देख रहा है कि चीजें को अगेन मैं अब अगेन रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो इस आधार पे अगर मान लिया जाए, पहला अगर मान लिया जाए ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन अगर मान लिया जाए गलत कर देते हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। इस आधार पे क्या हो गया आपका, 2 और 3 सही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे। बाकी कोई अगर अगर आप लोग को समझने में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अगर जहां भी दिक्कत ऐसा महसूस हो, ठीक है, तो चीजें समझ में आनी चाहिए। पॉलिटी की कक्षा समझ में आनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, अब ये प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। बहुत ये भी प्रश्न आपको पॉलिटी के कोर पॉलिटी से पूछे गए हैं। ये प्रश्न पढ़िए 14 नंबर। भारत का संविधान मंत्रियों 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। क्या आप लोगों ने भारत में कितने प्रकार की मंत्री होती है आप लोग को पता है? लक्ष्मीकांत में पुस्तक में एक एक करके चीजों को बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा की गई है। ऐसा आप लोग देखेंगे तो आप लोग को यह भी पता चलेगा। जस्ट अभी मैं बता करके भी आया हूं कि जो हमारे यहाँ मंत्री का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहली बात टोटल जितने हैं उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे योग्य जानने की बारे में है वो क्या है कि उसके लिए आपके पास 3 कैटेगरी का होता है। कौन कौन होता है? 3 कैटेगरी का होता है। 3 कैटेगरी में कौन कौन है? एक तो आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार आपने इस चीजों को देख लिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए तो यहां 4 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़िए अभी जस्ट जो मैं अभी बात कर रहा हूं उसी के बारे में कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, एक गलत हो गया और एक सही हो गया। इस आधार पे क्या हो गया आपका, इस आधार पे देखेंगे तो आपका बी आंसर फाइनल आंसर हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, अब इस प्रश्न को देखिए। बनाइए सर, इस प्रश्न को बनाइए आप लोग, 15 नंबर प्रश्न को बनाइए। कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति, जो एक्सक्लूसिव, जो एक होता है ना अनन्य शक्ति, एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के पास। ये भी प्रश्न देखिए आराम से। और अगर अब मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, अगर मान लिया जाए इस प्रश्न को बनाने में, अगर मान लिया सपोज, अगर सोच के देखिए, अगेन मैं कहता हूं कि अगर प्रश्न को बनाने में, सॉल्व करने में अगर तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कि आपकी पॉलिटी सब्जेक्ट जो है ठीक नहीं है। आपको लक्ष्मीकांत पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। जहां भी डाउट हो, मेंटोरशिप वाले बैच में आप लोग हैं, मेंटोरशिप में इसी तरीके से काम होता है, आपको पता ही है। जहां भी डाउट लगे आप उस चीजों को पढ़िए, रिपीट कीजिए, टेस्ट बनाइए, टेस्ट का प्रॉपर नोट्स बनाइए। पहले तो पीवाईक्यू का नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपका लगना चाहिए कि आपने तैयार कर रखा है चीजों को। क्योंकि जब तक तैयार नहीं करेंगे सर तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट किससे हो रहा है, आपके प्रश्न सही होने चाहिए। और मैं नहीं मानता हूं कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा तनाव लेने वाले प्रश्न है। चांदनी जी समझ रही है ना आप? जी सर। हाँ, तो जी सर कहने से अच्छा ये भी और अच्छा है कि आप काम कीजिए। लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़े तो लक्ष्मीकांत को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद अगर टेस्ट का गलती होता है, हाँ बोलिए। सर इसमें भी देख रहे जो भी क्वेश्चन है सर, आर्टिकल्स और संविधान सही है सर।
बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिकल आर्टिकल्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हाँ, सर। आर्टिकल्स भी है, आर्टिकल्स के साथ-साथ जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आर्टिकल्स के जी सर। साथ-साथ कई सारी चीज़ें मिलेगा, जहाँ से प्रश्न कंटिन्यू बन रहे हैं, ठीक है? तो इस आधार पे आप जब जी बनाएँगे सर। ना, तो आपका चीज़ें क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं आगे। आगे देखिए, अब जब हम प्रश्न को देखते हैं, तो इस प्रश्न को देखिए आराम से कि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन। जब आपात की उद्घोषणा की बात आती है, तो यहाँ पर प्रश्न में सिर्फ लोकसभा की बात किया गया है। यहाँ पे बात किया जाता है उद्घोषणा में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का। किसका है? एलएस प्लस आरएस दोनों का। तो आपका तो सर हाँ, एक गलती हो गया ना? चलिए, दूसरा पढ़िए आप लोग। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। इसमें आपको पता है कि लोकसभा की केवल अनन्य शक्ति है। लोकसभा की अनन्य शक्ति है। ठीक है? तो ये आपका 2 सही हो एक जब गलती हो गया, 2 सही हो गया, तो अब देखिए आपको वहाँ पर चल कर के, 1 गलत है, 1 गलत से ये काट दीजिए, ये कट कर दीजिए, 2 सही है, तो केवल 2 से ये सही हो जाएगा। ठीक है? आपको पता है 2 सही है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 है। अब देखते हैं अगेन कि तीसरा विकल्प क्या कहता है आपका? तीसरा विकल्प कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या कहता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट क्या बोलते हैं? महाभियोग को इम्पीच बोलते हैं। तो महाभियोग में पता है कि दोनों की भूमिका है। क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का होता है। पॉइंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे लोग का पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। बिपिन जी आप समझ पा रहे हैं ना? कोई समझ दिक्कत है? आप म्यूट हटा करके बोल सकते हैं अगर समझने में कोई दिक्कत है। नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है ना? हाँ सर। नोट्स बनाते रहिए, जहां भी अगर कोई तनाव लगे, जहां भी प्रश्न को लेकर के हो, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। इससे क्या होगा, इसी तरीके से हर प्रश्न के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ बातचीत करते हैं, जिससे कि आपका प्रीलिम्स तो एनी हाउ क्लियर हो जाएगा। और मेंस वाले बैच में मेंस का भी क्लास चल रहा है, तो मेंस वाले बैच का मेंस भी चलता है, तो इसीलिए आपका दोनों सब्जेक्ट प्री और प्लस मेंस दोनों हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब इस देखिए, आप म्यूट कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को बनाइए सभी लोग। ये तो शायद सभी लोग जानते होंगे। भारत में दल बदल विरोधी कानून, आप जानते सबसे पहली बात दल बदल विरोधी कानून जो है, खास करके एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, ये आपको अनुसूची कितना से है? 10 से है। पहली बात अनुसूची 10 से है, सभी को पता है। जब अनुसूची 10 पता चल गया, ठीक है, तो यहां देखना है कि इसमें क्या कहता है कि पहला ऑप्शन कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्ति होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। तो 6 माह के अंदर, ये 6 माह के अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर नहीं बल्कि बाद, क्या है? बाद। 6 माह के पहले नहीं, 6 माह के बाद, 6 माह के बाद जो अगर शामिल होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर लागू हो जाएगा। इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलती हो गया। अब देखे होंगे यदा गदा आप पर सुनते होंगे कि इस पर जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत इस जो सांसद को या विधायक को क्या कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। दूसरा पढ़िए। दूसरा कहते हैं यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर क्या होता है, ठीक है, आप पढ़िए इसको। पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। यानी एक गलत एक सही करता है, इस आधार पे क्या हो गया आपका आंसर? बी हो गया। ठीक है, और है कई सारे ऐसे प्रश्न और हैं जो आपको लगेगा कि और हम बेहतर तरीके से काम करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा चीजें। जैसे मान लिया सपोज ना कि अगर मैं आपको और पेपर इसका दिखाऊं क्वेश्चन का, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन पढ़िए आप लोग। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ही सरकार के एकमात्र, क्या है, यहां देखिए ही प्रेशर दे रहा है,
ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। जी नहीं सर, एकमात्र। यही नहीं है, साथ में कई सारे और अधिकारी हैं जो सीएजी भी होते हैं, वो भी जो है आपको जो क्या कहते हैं इसमें भाग संसद में बैठक में भाग लेने अधिकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है? कितना मैंने बोला? सिर्फ 2 ही व्यक्ति नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ही नहीं, बल्कि सीएजी भी होते हैं। इस आधार पे ये गलत हो गया आपका। ठीक है? अब दूसरा पढ़िए कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था या इस्तीफा देती है। ठीक है? त्यागपत्र देता जी नहीं। अगर यहाँ क्या है, त्यागपत्र नहीं, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है वो। ठीक है? क्या है? राष्ट्रपति के, जब चाहे राष्ट्रपति तब उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ये। ठीक है? तो इस आधार पे आपका दोनों का दोनों गलती हो जाता है। तो अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है? बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, खासकर जो पॉलिटी वाले सेक्शन में, पॉलिटी वजह से मान लिया जाए ये भी देखेंगे। ये खासकर किससे प्रश्न है? भारत के न्यायालय द्वारा जो न्यायालय है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है, वो रीट से संबंधित जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप इसको भी जो है सो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बाकी प्रश्न को पढ़िए। ठीक है? प्रश्न को पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। और इसी तरीके से जब मान लिया जाए किसी हर एक क्वेश्चन पे जब आप काम करते हैं, तब जाकर के आपके क्या होते हैं मार्क्स खुद में, मतलब जो एक जो होता है ना कि बार-बार प्रीलिम्स में असफल होते हैं, तो प्रीलिम्स में पास होने का यही एक जरिया है कि हर एक प्रश्न पर के ऊपर क्या करें, आप रिसर्च करें। ठीक है? और उसको जितना हो सके हर एक ऑप्शन पे पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या हमसे प्रश्न बनने में कहीं से कोई दिक्कत है। तो रीट वाले प्रश्न को जो है आप यहाँ पर भी बहुत आसानी तरीके से अब देख सकते हैं। साथ में अगर मैं आपको रीट वाला प्रश्न दिखा रहा हूँ, अगर रीट के साथ-साथ अगर आप एक प्रश्न को देखेंगे ना, तो आपको ये भी प्रश्न लगेगा कि ये प्रश्न सर किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है? आप ये देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में प्रश्न है। क्या है? जो डिप्टी स्पीकर होता है, उसके बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में प्रश्न है। ठीक है? अब यहाँ अगर मान लिया जाए इसको देखिए, लोकसभा के आप जानते हैं अभी तक आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पर ये आपको लग जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वही क्या करते हैं, उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी तारीख को नियत करते हैं। बिल्कुल सही है। सॉरी। दूसरा पढ़िए, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से हो, ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। क्या है? अनिवार्य प्रावधान नहीं है। ठीक है? अनिवार्य प्रावधान नहीं है ऐसा। इस आधार पे क्या हो गया ये गलत हो गया। उसके बाद तीसरा क्या कहता है? तीसरा पढ़िए, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है सर। जब मान लिया जाए अध्यक्ष जैसे होता है पावर में, जो स्पीकर होता है उसी प्रकार क्या होता है, ये भी होता है। हाँ समीम साहब, कोई अगर परेशानी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई खास प्रावधान नहीं है। ठीक है? नियुक्ति संबंधी तो होता ही नहीं है, इसका चुनाव होता है, चुन लिया जाता है वहां से। ठीक है? अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि क्या होता है, नियुक्ति होता है इसका। ये भी एक चीज, और यहाँ पर कोई प्रावधान खास तौर पे नहीं है। ठीक है? तो हम लोग क्या किए आज, अगर देखें तो इस वाले सेक्शन में क्या किया हम लोगों ने,
विस्तृत तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रश्न की जो बेसिक तौर पे जो यूपीएससी 2023 वाले पेपर को मैंने देखा, यूपीएससी 2022 वाले पेपर को देखा कि पॉलिटी वाले सेक्शन से किस तरीके से हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, आपके सारे जो पेपर्स हैं वो आपको करवा देंगे कि यहाँ से अगर मान लिया जाए कोई भी प्रश्न आता है आपके आगामी एग्जाम को लेकर के ओरिएंटेड, तो आप यहाँ से बहुत आसानी तरीके से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। ठीक है, बाकी अब बताइए कोई समस्या है एवरीवन, कोई भी अगर जिन्हें कोई दिक्कत है, समीम साहब, चांदनी आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखा प्रश्न को तो ऑप्शन से हाँ देखने के बाद तो लगा कि सकता है, बन सकता है सर, बन सकता है। आप मेरे साथ बनाए हैं ना, आप भी साथ में जवाब दिए हैं, तो आपको लगा कि प्रश्न बहुत ज्यादा टफ है, और अगर आप किताब पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आपसे नहीं बनेगा प्रश्न, ऐसा लगा? हाँ बिल्कुल, करने के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नहीं बनेगा सर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा चांदनी, बनेगा प्रश्न आपसे अच्छा। बने, आपसे आप लोग से नहीं बनेगा तो किससे प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनना भी चाहिए ना, आप लोग पढ़ाई करेंगे तो फिर अच्छा। प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो भी डाउट हो। विपिन आपको कोई डाउट है? आप म्यूट है, म्यूट हटाइए विपिन जी, म्यूट हटाइए आप पहले। हाँ नहीं सर, वर्ड तो ठीक था, कुछ वर्ड थोड़ा कठिन लग रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, शुरुआत है अभी, शुरुआत में तो हर चीज़ें, जब एबीसीडी पढ़ते हैं, आप याद कीजिए उस अपने बचपन के समय को, जब बच्चे को एबीसीडी भी बहुत कठिन लगता है। ठीक है, यस सर। तो यही बात है, जब एबीसीडी जब आदमी को कठिन लग सकता है, तो फिर आप सोच के देखिए कि ये तो आईएएस का और सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं। एक बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप खुद को ये कभी सोचिए कि आप तैयारी कर किसका रहे हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात, और सिविल सर्विसेज का मतलब ही होता है कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, और जब जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए जब जा रहे हैं, आपको एक दिया जाता है, तो अरे आप इसको कहिए ना सर, म्यूट कर लेंगे सर। अच्छा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं जा रहा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो आप समझ में आता है कि प्रश्न को डील करने के लिए क्या ट्रिक्स, क्या टेक्निक लगना चाहिए, चीजें बहुत आसानी से आप लोग क्या करेंगे, कर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा तनाव की जरूरत है नहीं। और खासतौर पर जिस तरीके से मैं आपका प्रीलिम्स करवा रहा हूँ, मेंस भी आप लोग का चल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ प्रक्रिया जिस तरीके से चलता रहेगा, तो आपका सफलता समझिए एक बार में, विद इन एक बार में, मैं कहता हूँ इस मेंटोरशिप के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होना निश्चित है, कहीं से कोई और जहां भी दिक्कत हो आप क्या करना, मुझे जहां भी दिक्कत लगेगा आप मुझे बताइए, जहां दिक्कत लगेगा, नहीं बताइए तो कैसे समझ में आएगा?